हेलो एवरीवन, B4 बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे CSS3 की और CSS3 के अंदर क्या एडवांस फंक्शनैलिटी मौजूद है। आज इस पर हम बात करेंगे और एक आधा एग्जांपल भी ज़रूर करेंगे। देखा जाए तो एडवांस CSS जो है CSS3 जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कुछ मेन फंक्शनैलिटी है, जैसे कि सेलेक्टर्स नए आ गए हैं, बैकग्राउंड्स और बॉर्डर्स के अंदर बहुत जिद्दत आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, एनिमेशन आ गई है, कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स आ गए हैं और मीडिया क्वेरी आ गई है। ये सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स का मतलब ये है कि आप CSS में कोई स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं तो वो किस एलिमेंट पे जाके अप्लाई होगा, उसको सेलेक्ट करके आप लिखेंगे कि जैसे डिफ पे काम करना है तो डिफ पे करना है, इमेज पे करना है तो इमेज पे करना है। जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना है, जिस भी एलिमेंट पे आपको काम करना है, उसको सेलेक्ट करके उसकी कोडिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, इस तरह भी आप एच रेफरेंस जो रेफरेंस है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये सीडो क्लास टाइप है कि आप किस तरह आप इवन और ऑड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनको स्टाइल देने के लिए, और स्पैन आपने सेलेक्ट किया, स्पैन का लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट कर लिया, चाइल्ड और एंड चाइल्ड और इवन और ऑड, या उसका पर्टिकुलर नेम या उसकी आईडी। इस तरह सेलेक्टर्स के अंदर काफ़ी जिद्दत आ गई है। मैं एक छोटी सी समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे दूं सेलेक्टर्स की। ये है लिस्ट ऑफ सेलेक्टर्स, मैंने यहाँ लिखे और उनका ताल्लुक किस CSS से रहा है, जो कि क्लास और आईडी जो कि CSS1 से चले आ रहे हैं। तो ये सारे हम एलिमेंट्स लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, कॉलन के साथ भी लिखते हैं कि जी जैसे कॉलन एक्टिव लिंक, क्योंकि एक्टिव लिंक है वो अलग है, विजिटेड अलग है, होवर अलग है, फोकस अलग है। तो ये लिस्ट ऑफ CSS हैं और ये तमाम जितने भी पहली स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इस वक्त इसको पहली स्क्रीन क्यों कर रहा हूँ, एक और स्क्रीन है इसके बाद, तो उसके अंदर ज़्यादातर CSS1 और 2 से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं आगे जाऊँ और आगे बढ़ कर के देखूँ तो आपको और इनके साथ साथ और भी नए CSS3 के जो है वो सेलेक्टर्स नज़र आएंगे, जैसे एलिमेंट है, एट्रीब्यूट का, इस तरह भी ये सब लिखा हुआ है, डिटेलिंग लिखी हुई है। मैं इन सारी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ जाए कि आप हर चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके HTML के बॉडी के पेज में मौजूद है। ठीक है, तो ये तमाम सेलेक्टर्स हैं। CSS3 के सेलेक्टर की लिस्ट आपके सामने है। इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, रूट पे भी जा सकते हैं, और लास्ट चाइल्ड, टारगेट, एंड चाइल्ड, ओनली ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई सेलेक्टर्स के अंदर इजाफा हुआ है, जिद्दत आई है CSS3 के अंदर। मज़ीद आगे चलते हैं। तो जो बॉर्डर और बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट था, पहले हम एक लाइन स्क्वायर खींच लेते थे और उससे, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये डिव की एग्जांपल दी हुई है। मैंने जनाब सिंपल सी URL ली और उसका साइज़ डिफाइन कर दिया या उसके अंदर बॉर्डर लगा दिया। लेकिन अब बॉर्डर के अंदर थोड़ी और जिद्दत आ गई है। जब आप CSS3 के जो इसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड ओरिजिनल, बैकग्राउंड क्लिप, बॉर्डर रेडियस भी आ गया, बॉर्डर इमेज भी आ गया। तो ये इजाफी चीज़ें हैं बॉर्डर और बैकग्राउंड्स के अंदर। ये मैंने 4 एग्जांपल यहाँ दिए समझाने के लिए कि अगर आप बॉर्डर टॉप और लेफ्ट रेडियस 50 px करेंगे तो ये क्या करेगा, कॉर्नर को कर्व कर देगा, क्योंकि आपने रेडियस दे दिया। अब वो नोकीला किनारा नहीं रहेगा, वो कर्व बन जाएगा। तो अगर आपने 50 px दिया है तो 50 और 50 का कॉन्सेप्ट से ये कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 50 एक दफ़ा लिख रहे हैं तो उसका मतलब वो दोनों पे खुद ही अप्लाई कर लेगा। एक साइड 50 ले लेगा, जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस को 50 लिया और उसी को ऊपर ले गया। अगर आपने दोनों 50-50 लिखे तो इधर से भी 50, इधर से भी 50। अगर आपने 100 का रेडियस दे दिया तो भाई इसको वो 100 लेके जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और आपने वाई एक्सिस 50 लिखा है तो 50, तो कर्व थोड़ा सा और डिफरेंट शेप का हो जाएगा और कर्व हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को 50 और 100 कर देंगे तो बिल्कुल उसी का बिल्कुल डिफरेंट इमेज आ जाएगा। तो बॉर्डर के रेडियस का मतलब उसके किनारों की आप अपने कंट्रोल से उसके किनारे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन इससे भी पावरफुल चीज़ें आगे मौजूद हैं
जिसको कि हम एक आध इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी नई सी चीज़ आ गई है, और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं वो है 2D यानी कि 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को मैंने यहाँ लिखा है। ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू, एक्स वाई एक्सेस के साथ और मैट्रिक्स है। तो CSS3 में ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट आ गई है जो कि 2D और 3D दोनों में होता है, लेकिन ये यहाँ पे मैंने सिर्फ 2D के बारे में बात की। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, अगर मैं जितना भी इस थियोरेटिकल वर्डिंग को देख करके आपको समझाऊं तो आपको शायद समझ ना आए, क्यों ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करके ट्रांसफॉर्मेशन समझाता हूं। ठीक है, वही काम एक एग्जांपल मैंने बना करके लिखी है आपके लिए विजुअल स्टूडियो के अंदर। ऊपर से देखना शुरू करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट HTML हेडर सेम है, स्टाइल ओपन हुआ है, इसका मतलब मैं CSS यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। स्टाइल के अंदर मैंने कहा पहले भाई डिव ले लो, डिव की विड्थ 300, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लें, मैंने एक्वा ले लिया है। और बॉर्डर मैंने कहा 1 पिक्सल का हो, सॉलिड हो और ब्लैक हो। ठीक है, तो ये मैंने डिव की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिफाइन कर दी। और डिव के अंदर माई डिव के नाम से जो भी आईडी होगी, यानी कि डिव भी बहुत सारे और उसमें जो माई डिव की आईडी होगी उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म कॉलन। अब आप देखें ट्रांसफॉर्म के आगे क्या लिखा है, रोटेट। मैंने कहा भाई एक डिव पे ये फॉर्मूला है, दूसरा डिव जिसकी आईडी माई डिव हो उसको रोटेट कर दे 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री ये डिव है, उसको 35 डिग्री रोटेट कर दे, ऐसे कर दे। ठीक है, तो ये है वो पावर, ये है वो रोटेशन। और भी इसमें फंक्शनैलिटी, हम सिर्फ रोटेट की एग्जांपल करें ताकि एक चीज़ तो समझ आए आपको। यहाँ स्टाइल ख़त्म हो गया, CSS ख़त्म। अब बेसिक HTML है। H1 मैंने लिखी है कि रोटेट का मेथड इसमें लिख रहे हैं, दिस विल रोटेट एन एलिमेंट, ये भी पैराग्राफ है, ये 2 लाइनें तो सिंपल है। अब जहाँ वो अप्लाई होगा ये है डिव, यानी कि जो मैंने डिव की पहली सेटिंग लिखी है ना, हाइट विड्थ, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी। ये डिव है, उसमें लिखा है दिस इज अ नॉर्मल डिव एलिमेंट। नीचे भी डिव है, वो इस पे भी अप्लाई होगी, लेकिन उसमें क्या इजाफी अप्लाई होगा, क्योंकि इसका नाम माई डिव है। तो माई डिव के अंदर मैंने यहाँ आईडी डिफाइन की हुई माई डिव। इसका मतलब ये है कि जहाँ माई डिव हो उस डिव के बॉक्स को, ये टेक्स्ट लिखा है कि टेक्स्ट में भी ये समझाया कि ये 35 डिग्री जो है घूमेगा। अच्छा, ये पहली डिव है, ये दूसरी डिव है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे डिज़ाइन विजुअल स्टूडियो का है उसमें आप देखें तो 2 डिवें होनी चाहिए, एक डिव दो डिव। आप डिज़ाइन में जाकर देखें, ये नज़र आ रहा है पहली डिव है और ये दूसरी डिव है, दोनों डिव ऐसे रखी हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं हुई। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी जब मैं इसको रन करूँगा और ब्राउज़र पे देखूँगा। आइए इसको रन करते हैं। उम्मीद है आपको अब समझ आ रहा होगा कि ये मेरी पहली डिव है जो कि नॉर्मल डिव थी, इस पर मैंने रोटेट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई है। जो सेकंड डिव बनाई थी जिसमें मैंने दूसरा टेक्स्ट लिखा था वो 35 डिग्री इस तरह कर्व हो गई है, और ये है वो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि आप उसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। लेकिन अभी हम, अगर आपको ये बात भी समझ आ गई है तो इट्स वेरी गुड। और एग्जाम्पल यकीनन आपको ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझा रही है कि वो किसी एलिमेंट पे लग करके उसमें मौजूद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके थ्रू आप उस पर एक नया इफेक्ट दे सकते हैं। तो दिस इज़ CSS3 ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।